दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। कथन एक है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, ये आपका सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नाम निर्दिष्ट किया है, ये भी सही है। और चौथा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है और निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो 20 जुलाई 1956 को स्थापित किया गया था, ये संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है और ये विश्व बैंक के क्रियाकलापों में अपना सहयोग देता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? ऑप्शन है जॉन मेरमेयर, केनेथ वाल्ज, थ्यूसिडाइसिस या जे स्नाइडर। तो सही उत्तर है दोस्तों केनेथ वाल्ज। केनेथ वाल्ज नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी विचारक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद के लिए उन्नत विकास का वर्णन किया है और वाल्ज का मानना है कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझने के रूप में लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बहुपक्षीय संस्था ने वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की थी? तो सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों का मिश्रण पाया जाता है? ऑप्शन है भारत, USA, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस। देखिए फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है और पांचवें गणराज्य में, फ्रांस के पांचवें गणराज्य में न तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इनमें दोनों को मिला दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत यानी गेम थियरी के निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? तो ये गणित का कारण, कारण और तर्क, तर्क और युक्तिमूलकता और गणित और तर्क है। तो सही उत्तर हो जाएगा तर्क और युक्तिमूलकता। दोस्तों तर्क और युक्तिमूलकता का उपयोग खेल सिद्धांत में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया था? पहला आधार है इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था, ये बताया था। सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से था, ये भी बताया। इराक में सत्ता परिवर्तन और इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया था। तो ये जो ऑप्शन डी है ये कारण नहीं था इराक पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले करने का। अगला प्रश्न है दोस्तों, USSR यानी सोवियत संघ गणराज्य रूस के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति शुरू की थी? मिखाइल गोर्बाचोव, यान ख्रुश्चेव, यल ब्रेजनेव या जोसेफ स्टालिन। तो सही उत्तर है दोस्तों ख्रुश्चेव। देखिए ये ख्रुश्चेव जो रहे सोवियत संघ के नेता, इन्होंने 1953 में, देखिए बहुत पहले ही इन्होंने दोस्तों
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं और इनके बीच सहयोग ही एकमात्र विकल्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क समूह जो दक्षेस है, इसके 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था? तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। 1985 में इसका गठन किया गया था। और दोस्तों 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, इसमें अफगानिस्तान को एक सदस्य देश या सार्क के सदस्य देश के रूप में निर्णय लिया गया था इसको शामिल करने का। सार्क की स्थापना के समय इसमें 7 लेकिन वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों 9 वर्ष होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में स्थित है और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और दोस्तों न्यायालय में एक राष्ट्र के एक से अधिक न्यायाधीश एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो उत्तर है उत्तरी कोरिया। दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने के लिए ये जो 1968 में हुई थी, तो 2003 में इस संधि से अलग होने वाला पहला देश जो है उत्तर कोरिया था। और भारत की स्थिति ये है कि भारत ने एनपीटी पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है और इसका कारण भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण और असमानतापूर्ण बताता है। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत या रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों मध्य एशिया। देखिए मध्य एशिया जो है इसको एशिया या दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। और 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इस भूभाग का विस्तार पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन और दक्षिण में अफगानिस्तान तथा उत्तर में रूस तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बहुपक्षीय संस्था ने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया है? साफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सही उत्तर है दोस्तों, साफ्टा बनाने का निर्णय सार्क द्वारा लिया गया है और ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है। किसका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है? तो ये कथन प्रसिद्ध न्यायविद हालैंड का है, जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का लोप बिंदु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हित की वृद्धि का साधन क्या है? तो ऑप्शन है राजनय, साम्राज्यवाद, युद्ध और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के साधन के रूप में राजनय या कूटनीति को महत्वपूर्ण माना जाता है और राजनय के द्वारा एक राष्ट्र दूसरे के बीच संबंधों को स्थापित करते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था तय करते हैं और एक दूसरे के राष्ट्र हित को भी प्रमुखता देते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सौहार्द, राज्यों की आम सहमति या फिर संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार राज्यों की आम सहमति है। और ह्यूगो ग्रोसियस को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। याद रखिएगा, एक विचारक हैं ह्यूगो ग्रोसियस, इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून विषयों और संधियों का एक सेट है जो राष्ट्र राज्यों द्वारा मान्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ने किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो गेम सिद्धांत ऐसे गणित और दोस्तों न्याय का विषय है और इसको यानी खेल सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1940 में जो है पहले इसका गणित में प्रयोग किया गया, लेकिन राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग मार्टन कैप्लान, विलियम राइकर और थॉमस सेलिंग को दिया जाता है। तो इसमें देखिए M.A. कैप्लान को जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था?
तो सही उत्तर है उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा। नाफ्टा जो है दोस्तों ये 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और इनके बीच जो है दोस्तों इसका मार्ग प्रशस्त हुआ और नाफ्टा 1994 में अस्तित्व में आया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1989 में इसका विचार दिया गया और 1994 में ये हस्ताक्षरित और प्रभावी हुई थी। अगला प्रश्न है 1984 में यूनेस्को से हटने के बाद अमेरिका ने किस वर्ष में यूनेस्को की पुनः सदस्यता ग्रहण की थी? तो ये है जनवरी 2003 में। दोस्तों जनवरी 2003 में यूनेस्को की पुनः सदस्यता अमेरिका द्वारा ग्रहण की गई थी। अगला प्रश्न है कब सामरिक हथियार परसीमन संधि प्रथम और द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सामरिक हथियार परिसीमन संधि दोस्तों ये साल्ट है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। साल्ट 1 सबसे पहले 1972 में और साल्ट 2 1979 में हस्ताक्षर हुए थे और ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संधियां थी। तो याद रखिएगा साल्ट 1 और साल्ट 2 1972 और क्रमशः 1979 में हस्ताक्षरित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वर्ष भारत ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये वर्ष था 1992। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का कारण क्या है? ऑप्शन है तृतीय विश्व युद्ध का भय, क्षेत्रीयतावाद, राज्यों की संप्रभुता या आर्थिक संकट का भय। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापना की बात बहुत अधिक प्रासंगिक हो गई और तृतीय विश्व युद्ध का भय अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था? 1955, 1954, 1966 या 1956 में? तो सही उत्तर है 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था और बांडुंग सम्मेलन ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सृजन में अहम भूमिका निभाई थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक किस दशक को घोषित किया गया था? तो ये था 1970-80 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा पहला निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, सही है। ये सुनिश्चित करता है अपराधियों को दंडित किया जाए, सही नहीं है। इसका अनिवार्य कार्य यूएन क्षेत्र के सभी सदस्य राज्यों तक विस्तृत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय अमेरिका से बाहर हेग में स्थित है। ये एक तो विवादास्पद न्यायाधिकार रखता है और दूसरा परामर्शदात्री। इसका अधिकार क्षेत्र न केवल संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों तक होता है बल्कि उन राज्यों तक भी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं लेकिन न्यायालय की संविधि के भाग हैं। तो ए केवल सही हो जाएगा, मात्र एक सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है सहवर्तनात्मक लोकतंत्र, पर्यावरण, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन या उग्र नारी अधिकारवाद। तो सही उत्तर है पर्यावरण। देखिए दोस्तों क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के पश्चात समृद्धि की सीमा सिद्धांत ये पर्यावरण से संबंधित है और 1972 में क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों खेल सिद्धांत या गेम थियरी से संबंधित सही अनुक्रम कौन सा है आपको बताना है। तो याद कर लीजिए खेल चयन खिलाड़ी साम्यावस्था। दोस्तों खेल चयन खिलाड़ी साम्यावस्था ये खेल सिद्धांत से संबंधित सही अनुक्रम है और सबसे पहले खेल सिद्धांत जॉन वान न्यूमैन ने गणित के क्षेत्र में विकसित किया था। इसके बाद इसे अर्थशास्त्र में अपनाया गया। फिर बाद में मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मॉर्टेंट, कार्ल ड्वाइच और सेलिंग आदि ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है लागू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया है? तो ये है निवेश सुशासन क्रियाविधि। दोस्तों भारत और ईयू ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन और निवेश में वृद्धि के लिए निवेश सुशासन क्रियाविधि को स्थापित किया गया है और ये 2017 से प्रभावी है।
अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रेग्जिट के संबंध में। देखिए ब्रेग्जिट ये पुराना हो गया है। अब ब्रेग्जिट ब्रिटेन और एग्जिट दो शब्दों से मिला है और ये यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने को दर्शाता है। और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें देखिए ब्रेग्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपियन यूनियन छोड़ना सही है। यूरोपियन यूनियन से संबंध ने यूके में भारी आर्थिक भार और बेरोजगारी को जन्म दिया है, सही है। ब्रेग्जिट वाद विवाद में पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया और ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया, ये सही नहीं है क्योंकि ब्रेग्जिट के पक्ष में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों ने, जबकि यूरोपीय यूनियन में बने रहने के समर्थन में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने मतदान किया था। तो ऑप्शन डी ब्रेग्जिट के संबंध में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के संबंध में कौन से दो अभिकथन सही है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1996 में नहीं बल्कि 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है। और इसमें लगभग 680 स्टाफ हैं। ये आपका जो है 640 स्टाफ कार्यरत हैं, न कि 680। तो ए और सी इसके सही कथन हैं, बी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 2005 में लागू हुआ था और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ये जापान के क्योटो शहर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन, ये इंग्लैंड में पुरुष मत संग्रह की मांग, सही है। फिलाडेल्फिया अभिसमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर, सही है। मे फ्लावर समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता उन्मूलन, ये आपका सही नहीं है क्योंकि मे फ्लावर समझौता इंग्लैंड और अमेरिका से संबंधित है। ये प्लाईमाउथ कॉलोनी का पहला शासकीय दस्तावेज था और मे फ्लावर के पुरुष यात्रियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें अलगाववादी, प्यूरिटन्स और साहसी व्यापारी शामिल थे। और 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। तो ये जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका, ये सही सुमेलित नहीं है। अन्य जो विकल्प हैं आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। देखिए द रेचिड ऑफ द अर्थ, ये आपका सही है, फ्रेंच फैनन की बुक है। वर्ल्ड आर्डर या विश्व व्यवस्था हेनरी किसिंजर की बुक है, सही है। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीन की, ये भी सही है। और नियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म जूलियस नाइरेरी, तो ये दोस्तों ये देखिए ये क्वाने नक्रूमा की पुस्तक है, ये जो है नक्रूमा की पुस्तक है, न कि जूलियस नाइरेरी की। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए न्यूमेरबर्ग और टोक्यो ट्रायल, दोस्तों ये 1945 से 1948 में हुआ था। गोर्बाचोव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाना, ये दोस्तों गोर्बाचोव को 1985 में सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया गया था। ईरान में इस्लामिक क्रांति 1978-79 में हुई थी और औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के लिए सीएससीई की बैठक कब हुई थी, तो ये 1992 में हुई थी। तो सबसे पहले न्यूमेरबर्ग और टोक्यो ट्रायल और लास्ट में शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो इस आधार पर ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1, 2, 3 असैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था, तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किया गया था 1, 2, 3 समझौते पर। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था जिस पर भारत और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों शांति के लिए एकता प्रस्ताव यानी यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब अपनाया गया था, तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया संकट के समय 1950 में अपनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया, किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे बहाल किया गया है, तो ये दोस्तों
जाफना और कोलंबो क्षेत्र में। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, जाफना और कोलंबो क्षेत्र में यल देवी ट्रेन सेवा बहाल किया गया है फिर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? ऑप्शन है राजनीतिक परिषद, कार्यकारी परिषद, विधान परिषद या भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? भारत, जापान, चीन और उत्तर कोरिया। तो सही उत्तर है दोस्तों जापान। जापान जो है अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य कौन सा देश नहीं था? ऑप्शन है अर्जेंटीना, यूएसए, कोलंबिया और यूएसएसआर। तो सही उत्तर है यूएसएसआर। दोस्तों देखिए, भारत पाकिस्तान के संबंध में जब कश्मीर विवाद हुआ था तो इसमें यूएसए, कोलंबिया और अर्जेंटीना को मध्यस्थ के रूप में जो है नामित किया गया था। और भारत पाकिस्तान के बीच अब तक कई समझौते, शिमला समझौता, लाहौर समझौता और ताशकंद समझौता हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नांकित घटनाओं को घटने का सही अनुक्रम बताना है आपको कि इन घटनाओं के घटने का सही क्रम क्या है। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु दोस्तों ये 1977 में हुई थी। देखिए 1977 में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था दोस्तों। और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 1953 में। और इंडो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये 1971 में किया गया था। तो इस आधार पर सही क्रम आपका हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में शामिल नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि विदेश नीति के निर्धारकों में कौन शामिल नहीं है। ऐतिहासिक परंपराएं, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और राष्ट्रीय हित। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों किसी भी देश की ऐतिहासिक परंपरा, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय हित उसके विदेश नीति के निर्धारकों में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड यानी कोप की स्थापना की थी? तो ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अफ्रीका फंड की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, सहायक एजेंसी या स्टाफ और लाइन एजेंसी दोनों का? तो दोस्तों प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां हैं, लाइन, स्टाफ और सहायक। लाइन एजेंसी सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, इसलिए किसी नीति के बचाव की पहली जिम्मेदारी लाइन एजेंसी की होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। परंपरागत सिद्धांत ये हेनरी फेयोलिस से संबंधित हैं यानी क्लासिकी सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो। निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है हर्बर्ट साइमन। और लोक वर्ण सिद्धांत ये वी ऑस्ट्रम इससे संबंधित हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है, एक शब्द है स्क्वीलर। स्क्वीलर दोस्तों मानव संबंध सिद्धांत में स्क्वीलर कौन होता है? तो अल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थियरी है, इनके मुताबिक स्क्वीलर वह व्यक्ति है जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी जो है पर्यवेक्षक को देता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसने कहा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के ओट में या लबादे में फलती फूलती है? तो ये कथन रैमजे म्योर का है। रैमजे म्योर का कहना है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? देखिए आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और उचित माध्यम का सिद्धांत। तो निर्देश की बहुलता जो है आदेश की पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से नहीं है, जबकि पद सोपान का मतलब होता है संगठन की ऐसी संरचना जिसमें छोटे बड़े पदों का क्रमशः व्यवस्थित ढंग से जो है उनको व्यवस्थित करके एक श्रृंखला बनाई जाए।
तो आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और जो है पद सोपान, ये मौलिक विशेषताएं हैं। निर्देश की बहुलता इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, समितियां और कमीशन हैं। अशोक मेहता समिति 1977 की है। कराधान जांच समिति 1953-54 की है। स्थानीय वित्त जांच समिति जो है 1949 से 51 की है। और GV राव समिति पंचायती राज पर 1950 की है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। देखिए, सादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। तो दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित जो समिति नहीं है वो दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव सुधारों से संबंधित है, जबकि सादिक अली, LM सिंघवी और PK थुंगन समितियां ये आपकी पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पदोन्नति का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव और वेतन में बदलाव। तो दोस्तों, पदोन्नति या प्रमोशन का ये सभी अर्थ होता है, क्योंकि इसके द्वारा पद में बदलाव हो जाता है, उनके कर्तव्यों में बदलाव हो जाता है, पदवी में बदलाव और वेतन में बदलाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में शामिल नहीं है। राजनीतिक, विवेकी, विधिक, पारंपरिक और चमत्कारिक। तो उत्तर है दोस्तों, वेबर द्वारा जो सत्ता का वर्गीकरण किया गया है उसमें पारंपरिक, चमत्कारिक और विवेकी विधिक है। राजनीतिक सत्ता इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, यानी नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया है, आपको बताना है। 1965, 1967, 1970 या 1980। तो सही उत्तर है दोस्तों 1967 में लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर अध्ययन के लिए एक आयोग गठित किया गया। इसके अध्यक्ष जॉन सी हनी थे। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1967 में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रशासन के संगठन का आधार क्या नहीं है। प्रक्रिया, लक्ष्य, व्यक्ति और उन्नति। तो सही उत्तर है उन्नति। दोस्तों, प्रशासन में संगठन के आधार में प्रक्रिया, लक्ष्य और व्यक्ति शामिल हैं, उन्नति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है, आपको बताना है। स्थानीयकरण, बाह्यकरण, राजनीतिकरण और नौकरशाहीकरण। तो सही उत्तर है राजनीतिकरण दोस्तों, नव लोक प्रबंध की विशेषता नहीं है। नव लोक प्रबंध एक नया वैचारिक आंदोलन और अवधारणा है, जिसे कई अन्य नाम जैसे नौकरशाही प्रतिमान, बाजार आधारित लोक प्रशासन या उद्यमी प्रशासन भी कहा जाता है। इसमें राजनीतिकरण शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया है। तो सही उत्तर है मेरी पार्कर फॉलेट। दोस्तों, मेरी पार्कर फॉलेट ने जो है नेतृत्व, यानी जो हमारा लीडरशिप है, उसका विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया है। उनका मानना है कि नेता केवल समूह को प्रभावित ही नहीं करता बल्कि स्वयं उससे प्रभावित भी होता है, और ये सर्कुलर प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक का लेखन जो है किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है ये पुस्तक लोक चयन उपागम, यानी देखिए पब्लिक सिलेक्शन अप्रोच से संबंधित है, और इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। ये पुस्तक किसकी है, विंसेंट ओस्ट्रोम के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, विंसेंट ओस्ट्रोम के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक लोक चयन उपागम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है किस पर। कृषि पर निर्भरता, समाज में मूल्य प्राप्त करना, राजशाही परिवार का आधिपत्य या वस्तु विनिमय के आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए कृषि पर निर्भरता। इसके अलावा दोस्तों राजशाही परिवार पर आधिपत्य और वस्तु विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो ए जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा रिक्स के फ्यूज मॉडल के लिए। और इसने इकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्स ने अपनी ये प्रिज्मीय विवर्तित मॉडल को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बर्नार्ड, तो ये कार्यकारी के प्रकार से संबंधित हैं, इनका सिद्धांत दिया था।
हेनरी फेयोल ने दोस्तों प्रबंधन के सिद्धांत दिए। गुलिक का जो है संगठन के आधार हैं दोस्तों, और इसके अलावा टैरी ने प्रत्यायोजन से संबंधित विचार दिया है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? पहला इसमें दिया गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, सही है। निर्वाचक नामावली तैयार करना, सही है। मतों की गणना और परिणामों की घोषणा, ये भी सही है। किसी चुनाव को रद्द घोषित करना, दोस्तों ये देखिए ये सब कार्य जो हैं ए बी सी और कार्य हैं। किसी चुनाव को रद्द घोषित करना भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग का कार्य जो है ये चुनाव कराना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतों की गणना और परिणामों की घोषणा करना है। अगला प्रश्न है, नीचे दो सूचियां दी गई हैं। देखिए, निर्वाचकी समस्या और निर्वाचकी सुधार। मतदाताओं का जाली पंजीकरण, तो इसके द्वारा आप फोटो पहचान पत्र के द्वारा इसको रोका गया है। मतगणना में देरी, इसके लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया है। निर्वाचन के दौरान हिंसा, ये समयबद्ध या चरणबद्ध मतदान इसके लिए किया गया। और अत्यधिक उम्मीदवार बढ़ जाने से अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ा दी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है, किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है? जॉन ब्लांडेल, अल्मांड, मारिस डुअर्जर या वी ओ की? तो सही उत्तर है जॉन ब्लांडेल। जॉन ब्लांडेल ने दोस्तों आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में भी बात किया है। अगला प्रश्न है, एक दल पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों एक दलीय प्रणाली जिस देश में होती है वहाँ पर शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ दल प्रणाली को एक दलीय कहा जाता है। और दोस्तों एक दलीय प्रणाली को सामान्यतया सर्वाधिकारवादी, जनहित विरोधी समझा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका व्यापक सेवार्थ उन्मुखी व्यवहारिक समर्थन, ये आपका सही गुण नहीं है एक दलीय प्रणाली का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया था। इसका निर्णय लिया गया कि एक सीमित अवधि के लिए अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, और ये सीमित अवधि कब तक की निर्धारित की गई थी? तो ये था दोस्तों 15 साल के लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भारत का संविधान लागू किया गया, अपनाया गया था, तो इसमें 15 साल के लिए दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 15 साल के लिए इस संविधान को रखा गया था कि इसमें अंग्रेजी को 15 साल के लिए शामिल किए जाने का मध्यम मार्गी सूत्र अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप परंपरागत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों राज्यपाल की पात्रता की शर्तें ये सही सुमेलित है, अनुच्छेद 158 में है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी, अनुच्छेद 156(2). इसमें दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, न कि इसमें बर्खास्तगी है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, अनुच्छेद 171(5) सही है। और राज्यपाल का वित्त विधेयक की अनुशंसा पर अधिकार, अनुच्छेद 207, ये भी आपका सही है। इसमें ऑप्शन बी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और कुछ सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा। तो सही उत्तर है राज्यसभा। देखिए दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और इस संबंध में ये कहा जाता है कि एक जो राज्यसभा की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? ऑप्शन है निर्धारण समिति, संसद, व्यय विभाग और सार्वजनिक लेखा समिति। तो सही उत्तर है संसद। दोस्तों, संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका में न तो कोई कर लग सकता है, न कोई धन की उगाही की जा सकती है, न बिक्री का प्रकार या व्यय कर सकती है। इसलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की जांच करती है और उस पर नियंत्रण करती है। तो सही उत्तर दोस्तों, संसद जो है वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट या दोस्तों शून्य आधारित बजट जो है जीरो बेस्ड बजट की शुरुआत की गई थी, वो वर्ष कौन सा है? तो सही उत्तर है 1987-88। दोस्तों, भारत में शून्य आधारित बजट का श्री गणेश 1983 में हुआ। 1986 में सरकार ने इसको अपनाना स्वीकार किया और 1987-88 में इसे भारत के विभिन्न विभागों में लागू किया गया था। तो इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले अगर जो देखा जाए दुनिया में, तो अमेरिका में इस प्रयोग को सबसे पहले 1977 में जिम्मी कार्टर सरकार द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस प्रकार की शक्तियों के अंतर्गत आती हैं? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या परामर्शकारी और अपीली क्षेत्राधिकार। तो सही उत्तर है मूल क्षेत्राधिकार। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 131 में है। केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना या दो से अधिक राज्यों के विवाद, ये जो हैं उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान के लिए 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।